की बेटी थी। पिताजी कई साल पहले गुजर गए। अब सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर ही थी। इशिता बड़ी हुई तो उसकी माँ को उसकी शादी की चिंता होने लगी। तभी आयुष की मुलाकात इशिता से उसकी सहेली की शादी में हुई। इशिता उसे इतनी पसंद आई कि बात शादी तक पहुंच गई। आयुष अपने परिवार के साथ इशिता के घर पहुंचा। आयुष की भाभियां धीरे से बोली, कैसी लड़की पसंद की है तुमने? देख रहे हो, ये घर नहीं माचिस की डिब्बी है। पता नहीं अपना भी है या किराए पर रहते हैं। और न बाप है न भाई। लेना देना क्या खाक करेंगे? बोल देना लड़की पसंद नहीं है और चलो यहाँ से। आयुष ने कहा, देखो भाभी, शादी तो मैं इसी लड़की से करूंगा। और रही बात घर की, तो वो तो मेरे घर में रहेगी। मुझे यहां आकर थोड़ी रहना है। आयुष ने हाँ कर दी और उनका रिश्ता पक्का हो गया। कुछ हफ्तों बाद इशिता की शादी आयुष से हो गई। मगर आयुष की माँ और भाभीियों का पारा सातवें आसमान पर था। आयुष की माँ कमला बोली, महारानी आ गई है। जाओ भाई, उसको गाजे बाजे के साथ अंदर ले आओ। लोगों को भी पता चले कि कितने बड़े घर की बेटी आई है हमारे घर में। आयुष के पिता राजेंद्र ने कहा, अरे चुप कर भाग्यवान, क्यों बड़बड़ाए जा रही हो? तो कमला बोली, तो आप ही फूल बरसाओ उस पर। मैं तो अंदर जा रही हूँ। इशिता बिना किसी के स्वागत के अंदर आ गई और अपने पति से बोली, सुनो जी, क्या घर में हमारी शादी से कोई खुश नहीं है? मेरे स्वागत के लिए कोई बाहर नहीं आया? तो आयुष ने कहा, अरे नहीं इशिता, ऐसा क्यों सोच रही हो? दरअसल शादी की भागदौड़ में सब थक गए हैं, इसलिए आराम कर रहे हैं। बाकी जब सुबह तुम उन्हें अपने हाथों से कुछ स्वादिष्ट बनाकर खिलाओगी ना, तो सबका मूड फ्रेश हो जाएगा। सुबह इशिता रसोई में आ गई। उसने अपनी जेठानियों से पूछकर नाश्ता बनाया। नाश्ते में खीर, पूड़ी और मशरूम की सब्जी बनाई। जब सब लोग खाने लगे तो आयुष के भाई ने कहा, अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है इशिता ने। ऐसा खाना तो कभी नहीं खाया। आज के बाद तो इशिता ही खाना बनाया करेगी। आयुष की भाभी तारा गुस्से में बोली, हाँ, जैसे हमें तो खाना बनाना आता ही नहीं। हाँ। तो आयुष की दूसरी भाभी रूपा बोली, हमारी तारीफ तो आप लोगों ने कभी नहीं की। अब तीसरी भाभी बेला ने भी कहा, नई बहू की बात ही कुछ और होती है। फिर भी नई 9 दिन, पुरानी 100 दिन। हाँ। कमला बोली, बोल लिया सबने, चुप हो जाओ। ऐसे कौन से गुण भरे हैं खाने में जो तारीफ खत्म ही नहीं हो रही। इशिता उनकी बात सुनकर चुप रही। धीरे धीरे इशिता ने सारा घर संभाल लिया। घर के सभी आदमी जो ऑफिस की कैंटीन में खाना खाते थे, अब वो इशिता का बना टिफिन ऑफिस लेकर जाते थे। खुद भी खाते और अपने दोस्तों को भी खिलाते थे। सबके दोस्त इशिता के हाथों के बने खाने की तारीफ करते थे, जिसे सुनकर इशिता की तीनों जेठानियों को जलन होती थी और कमला तो उसे वैसे ही पसंद नहीं करती थी। चारों सास बहू इशिता से हर छोटी छोटी बात पर झगड़ने लगती और उसे हर बात पर ताने देती। इशिता ने एक दिन आयुष से कहा, आयुष, आप पहले से जानते थे कि मेरे घर के क्या हालात हैं, तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? माँ जी और दीदी मुझे बात बात पर ताना देती हैं। तो आयुष बोला, इशिता, सच बताऊं तो मैंने तुमसे शादी घर वालों के खिलाफ की थी, इसलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे लगा तुम्हें देखकर सबकी सोच बदल जाएगी, लेकिन ये लोग नहीं बदले। तुम चुप रहा करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक दिन इशिता फ्रिज में सब्जी रखना भूल गई, जिससे वह खराब हो गई।
कमला गुस्से में बोली, बहू, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है कि जैसे मन में आए वैसे करो। मेरे बच्चे खून पसीना बहाकर कमा कर लाते हैं और तुम बर्बाद करने पर तुली हो। इशिता ने कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी। कमला फिर बोली, क्या भूल गई थी? इस तरह से तो तुम रोज भूल जाया करोगी। तुम्हें याद रहे इसलिए इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। पूरा दिन निकल गया। इशिता पूरे दिन भूखी रही। वह रो रही थी कि तभी आयुष आ गया और उससे पूछा, क्या हुआ इशिता, क्यों रो रही हो तुम? तो इशिता ने कहा, आयुष, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? सिर्फ सब्जी फ्रिज में रखना ही तो भूली थी। माँ जी ने रसोई में ताला लगा दिया, मुझे खाना नहीं दिया। मैं सुबह से भूखी हूँ। आयुष हैरान होकर बोला, माँ, माँ, ये सब क्या है माँ? क्या कसूर है इशिता का? ये भी तो इस परिवार का हिस्सा है। फिर इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं आप? तो कमला गुस्से में बोली, कोई हिस्सा नहीं है ये मेरे परिवार का। जा, इसे लेकर चला जा यहाँ से, और आज के बाद इसकी शक्ल भी मत दिखाना। आयुष को भी गुस्सा आ गया। उसने इशिता से कहा, इशिता, जल्दी से अपना बैग पैक करो। हम यहाँ अब 1 मिनट नहीं रुकेंगे। कमला फिर बोली, जो इसका है ले जाएगी। मेरे घर के किसी भी सामान को हाथ मत लगाना। हाँ। छोड़ो इशिता, चलो चलते हैं। वो दोनों घर से चले गए। इशिता ने पूछा, आई, मेरे घर के किसी भी सामान को हाथ मत लगाना। हाँ। छोड़ो इशिता, चलो चलते हैं। वो दोनों घर से चले गए। इशिता ने पूछा, आयुष, कहाँ रहेंगे हम लोग? तो आयुष ने कहा, मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, हम कुछ दिन वहीं रहेंगे। रहने का ठिकाना तो मिला, लेकिन किस्मत की ऐसी मार पड़ी कि कुछ दिनों बाद बहुत घाटे में आने की वजह से आयुष की कंपनी बंद हो गई। इशिता परेशान होते हुए बोली, लगता है हमारे दिन खराब चल रहे हैं, इसलिए सब कुछ गलत ही होता जा रहा है। अब तो लगता है। तभी आयुष का दोस्त रमन आकर बोला, अरे क्यों भूखे मरोगे तुम लोग? भाभी के हाथ में इतना अच्छा हुनर है, वो इतना अच्छा खाना बनाती हैं। तो अच्छा खाना बनाने से क्या होता है? खाना तो तभी बनेगा जब बनाने के लिए सामान होगा। अरे तुम समझे नहीं भाई, कुछ लोगों को टिफिन की जरूरत है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो भाभी टिफिन बनाकर भेजने का काम कर सकती हैं। मैं एडवांस लेकर भाभी का काम शुरू करा दूंगा। इशिता बोली, मैं जरूर करूंगी भाई साहब। मैं वहां भी तो सबके टिफिन बनाती थी और सब तारीफ करते थे। मैं कल से ही काम शुरू कर दूंगी, बस आप ऑर्डर दिलाने में मेरी मदद कीजिए। फिर क्या था, इशिता ने टिफिन बनाकर भेजने शुरू किए। देखते ही देखते उसके टिफिन की डिमांड बढ़ने लगी। धीरे धीरे इशिता टिफिन वाली के नाम से मशहूर हो गई। 2 साल बीत गए। इशिता का काम बहुत अच्छा चलने लगा। उधर उसकी ससुराल में तीनों बहुओं ने कमला का जीना मुश्किल कर दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब कमला अपने पति के साथ किराए के घर में रहती थी। इशिता एक दिन आयुष से कहती है, आयुष, आज हमारी मेहनत से हमारे पास सब कुछ है, लेकिन बिना परिवार सब कुछ अधूरा है। तो आयुष बोला, इशिता, अपने साथ इतना कुछ होने के बाद भी उन्हें याद करती हो? सुनो, मुझे तो आज सुरेश जी के यहाँ टिफिन पहुंचाने आज एक नया ऑर्डर आया है। एक बुजुर्ग दंपत्ति पीछे कॉलोनी में किराए पर रहते हैं। मैं एड्रेस दिए देता हूँ, तुम वहां टिफिन पहुंचा देना। इशिता ने कहा, आप जाओ, मैं खुद जाकर उन्हें टिफिन दे आऊंगी। इशिता वहां जब टिफिन लेकर गई तो वहां अपने सास ससुर को देखकर चौंक गई।
कमला भी हैरानी से बोली, बहू, तुम यहाँ? और ये टिफिन तुम क्यों लाई हो? तो इशिता ने पूछा, माँ जी, पिताजी, आप बताइए आप यहाँ कैसे? और आपको टिफिन मंगाने की क्या जरूरत पड़ी? कमला दुखी होकर बोली, बहू, तीनों बहू और बेटों ने हमसे सब कुछ अपने नाम करा लिया और हमें घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए अब हम यहाँ रहते हैं। इशिता ने कहा, अब आप यहाँ नहीं रहोगे, मेरे साथ हमारे घर चलो। तुम्हारे घर? हाँ, हमारे घर। माँ जी, जब आपने हमें घर से निकाल दिया, उसके बाद इनकी कंपनी भी बंद हो गई। तब से हम टिफिन का काम करते हैं। आपके आशीर्वाद से अब हमारा अपना घर है। इशिता उन्हें अपने साथ ले गई। आयुष ने उन्हें देखा तो बहुत खुश हुआ और बोला, माँ, पिताजी, आज आपको यहां देखकर मैं बहुत खुश हूं। इशिता तो आपको रोज याद करती थी। कमला दुखी होती हुई बोली, बहू, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। अपनी बहुओं के कहने में आकर मैंने तुम्हें बहुत सताया, लेकिन अंत में तुमने ही हमें सहारा दिया। मुझे माफ कर दो बहू, माफ कर दो। इशिता ने कहा, माँ जी, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर आप मेरे साथ ऐसा नहीं करती तो आज मेरा इतना नाम नहीं होता। दूर दूर तक मुझे लोग टिफिन वाली के नाम से जानते हैं। कमला बोली, तुम बहुत अच्छी हो। कैलाश नाम के एक बुजुर्ग की है। कैलाश अपने बेटे अमित और बहू संगीता और पोते राम के साथ रहते हैं। कैलाश की पत्नी यशोदा कई साल पहले ही कैलाश को छोड़ इस दुनिया से चली गई थी। बापूजी, ये लो पैसे और बाजार से सब्जी ले आओ। कैलाश पैसे लेकर सब्जी खरीदने चला जाता है। वहां उसको उसका दोस्त मिलता है जो पैसों के कारण काफी परेशान था। कैलाश सब्जी के सारे पैसे अपने दोस्त को देकर खाली हाथ घर चला आता है। क्या हुआ, सब्जी नहीं लाए क्या? कैलाश संगीता को पूरी बात बता देता है और संगीता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। रात को अमित ऑफिस से घर आता है और सब जब खाने के लिए बैठे थे तो अमित बोला, अरे, ये क्या संगीता, आज खाने में सिर्फ दाल ही बनाई, सब्जी नहीं बनाई? मुझसे क्या पूछते हो, अपने बाबा से पूछो। मैंने इन्हें पैसे दिए थे कि सब्जी लाओ, पर यह नवाब साहब वहां पैसे अपने किसी दोस्त को दान में देकर आ गए। हाँ। ऐसा क्यों करते हैं बाबा आप? आपकी इन्हीं हरकतों के कारण एक दिन हम रास्ते पर आ जाएंगे। अरे बेटा, उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। तो यहाँ कोई अनाथ आश्रम खुला है क्या, जो यहाँ से आप किसी को भी पैसे बांटते फिरेंगे? मैं दिन भर मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और आप इस तरह पैसे बर्बाद करते रहेंगे। अमित यह कहकर बिना खाए गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। संगीता भी अमित के साथ कमरे में चली जाती है। संगीता, तुम कोई नौकर क्यों नहीं रख लेती घर में? नौकर क्यों, जब घर में बाबूजी है ना। दिन भर बस खा पी कर पड़े जो रहते हैं, उन्हें काम करने में क्या तकलीफ होती है भला। अगले दिन सुबह, राम बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं ऑफिस जाते जाते तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। अरे आप क्यों तकलीफ करते हो जी, वह आपके बाबा हैं ना, उन्हें क्या काम है, वह छोड़ आएंगे राम को स्कूल। अमित ऑफिस चला जाता है। बाबूजी, जाइए राम को स्कूल छोड़ाइए जरा। बहू, मुझे एक कप चाय तो पिला दो। पहले राम को स्कूल तो छोड़ाओ, फिर अपने हाथ से बनाकर पी लेना चाय। हाँ। बेचारा कैलाश अपने पोते राम को लेकर स्कूल चला जाता है। राम को स्कूल छोड़ने के बाद कैलाश जब वापस घर आता है तो संगीता उनसे कहती है, अरे बाबूजी, मुझे घर में बहुत काम है, क्या आप घर की सफाई कर दोगे? ये क्या कह रही हो बहू? क्या बाबूजी, वैसे भी दिन भर आप खाली ही तो रहते हो, थोड़ा काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। बेचारे कैलाश
इस उम्र में घर का सारा काम करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं। संगीता ऐसे ही कैलाश पर अत्याचार करती रहती है और दिन भर बूढ़े बाप से सारा काम करवाती रहती है। एक दिन संगीता की एक सहेली मनीषा उसके घर आती है। अरे मनीषा, कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अरे, क्या तुम कहीं जा रही हो? हाँ, आज शाम को मैं अमित के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ। अरे, तुम्हारे ससुर के होते हुए बाहर फिल्म देखने जाती हो? तुम्हारे ससुर कुछ कहते नहीं क्या तुमको? अरे, उनकी क्या मजाल कि वे हमें कुछ कहें। उनकी वजह से क्या हम अपनी खुशियां कुर्बान कर दें? अरे वाह, तुम कितनी लकी हो, तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। मेरे घर में तो बस मेरे ससुर की ही चलती है, उन्हीं के बताए रास्ते पर हमें चलना ही पड़ता है। अरे मनीषा, तेरे ससुर की बात अलग है। वह पेशे से कितने रईस हैं, पैसे वाले हैं, और मेरे ससुर तो भूखे नंगे हैं, उल्टा हम पर बोझ बने बैठे हैं। हाँ। संगीता और मनीषा की सारी बातें कैलाश सुनता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरे ओ बाबूजी, आपको दिखाई नहीं देता क्या घर में मेहमान आए हैं? जाओ, हमारे लिए चाय बना कर ले आओ। कैलाश बूढ़े बदन से हल्के हल्के पांव लिए किचन में जाकर चाय बनाते हैं। मनीषा चाय पीकर वहां से चली जाती है। अरे ओ बाबूजी, कहाँ मर गए? यह लो पैसे और बाजार से सामान ले आओ। और हाँ, पिछली बार की तरह पैसे किसी को दान मत दे देना, वरना घर में आने नहीं दूंगी। हाँ। बहू, मुझे थोड़े पैसे और दे दो, मैं डॉक्टर के पास भी जाने वाला हूँ, मेरी तबीयत खराब है। बहाने मत बनाओ, दिन भर खा पी कर पड़े रहेंगे तो हाथ पैर दुखेंगे ही ना। थोड़ा काम करो तो शरीर अच्छा रहेगा। बेचारे कैलाश दिन भर काम करने के बाद थके हारे बाजार चले जाते हैं। बाजार से आते वक्त रास्ते में कैलाश को बुखार के कारण चक्कर आ जाते हैं और वह बेहोश हो जाते हैं। इधर घर में फोन आता है कि कैलाश गिरकर बेहोश हो गए हैं। सब बहाने बना रहे हैं, कामचोर बाबूजी। हाँ। यह कहकर संगीता फोन काट देती है। रात को अमित ऑफिस से घर आता है। उसी वक्त कैलाश को दो लोग घर छोड़ने आते हैं। अरे पापा, ये क्या हुआ? वो बेटा, मुझे चक्कर आ गए थे। अरे अमित, इन्हें काम वाम तो करना नहीं है, तो बहाने बनाकर आ गए कि चक्कर आ गए मुझे। ये क्या बाबा, दिन भर घर में बैठे बस खाते पीते रहते हैं। थोड़ा घर का काम कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? अब मैं कमाने जाऊं या घर का काम करता रहूं या आपको संभालता रहूं? परेशान हो गया हूं मैं आपकी इन हरकतों से। क्या करें अमित, मुझे भी दिन भर ये ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। कहीं चले भी नहीं जाते कि जान छूटे इनसे मेरी। अगले दिन कैलाश अमित के पास आते हैं और कहते हैं, अमित बेटा, मुझे मेरे दोस्त के घर छोड़ दो, वो अकेला रहता है। अब मैं उसी के साथ हमेशा के लिए रहने चला जाता हूँ। अरे बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा अमित, मुझे लग रहा है कि अब मेरे कारण घर में बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा होगा मैं यहां से कहीं चला जाऊं। ठीक है बाबा, जब आपने जाने का ठानी लिया है तो मैं रोकने वाला कौन होता हूं। वैसे भी वहां आप खुश रहेंगे और हम आपके बिना यहां। अच्छा हुआ बेटा तुम्हारी मां इस दुनिया में नहीं है, वरना इस बूढ़े शरीर से कैसे मैं उसका बोझ उठा पाता। अमित कैलाश को लेकर कैलाश के दोस्त के घर आता है। अब ठीक है अंकल, अब मैं चलता हूं। बेटा अमित, एक मिनट रुको। देखो, तुम जो कर रहे हो ये बहुत गलत है। वो तुम्हारे पिता हैं, तो क्या करूं अंकल, उनकी हरकतों से मैं परेशान हो गया हूं और वो खुद ही यहां आए हैं। मैं तो उन्हें मना कर रहा था। बेटा अमित, तुम्हें पता है तुम कैलाश की अपनी औलाद नहीं हो, बल्कि उसकी सौतेली औलाद हो। ये क्या कह रहे हैं अंकल? हाँ बेटा, एक दिन की बात है, हम रास्ते से जा रहे थे, तभी रास्ते में हमने एक छोटे बच्चे को भीख मांगते हुए देखा। कैलाश ने उसे गोद ले लिया, उसकी परवरिश की, उसे पढ़ाया लिखाया और बड़ा आदमी बनाया। और वो बड़ा आदमी तुम हो बेटा। अमित यह सुनकर शौक में आ जाता है
और उसे बहुत रोना आता है। वह अपने बाबा के पास जाकर माफी मांगता है और गिड़गिड़ाता है, पर कैलाश उसे माफ नहीं करते। अमित वापस अपने घर रोते रोते आता है। क्या हुआ जी, क्यों रो रहे हो? अमित संगीता को सारी बात बताता है। संगीता यह सुनकर रोने लगती है। मैंने बाबूजी पर बहुत जुल्म किए जी, भगवान भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। दोनों दौड़ते दौड़ते अपने बाबा के पास जाते हैं और कैलाश के पैर पकड़कर माफी मांगते हैं। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। हमने आपके साथ बहुत गलत किया है। आपने मुझे अनाथ की परवरिश की, मुझे पाला पोसा, अपने घर में जगह दी, और मैंने ही आपको घर से बेघर कर दिया। मैं बहुत बुरा हूं बाबा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा बाबूजी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। कैलाश अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं और दोनों को माफ कर। बेटा, तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर और वर देखकर ही उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमता रहा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान लेकर आया। बहन ने कहा, ये सब सामान क्यों लेकर आए हो भाई? भाई बोला,